अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पेरेंट्स आप लोग अच्छे होंगे। रेमेडियल थेरेपी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम किया जाता है और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मेरा चैनल ग्रो करेगा और ऐसे तमाम पेरेंट्स तक मेरा चैनल पहुँच पाएगा जिनका आपको लगता है कि उनके बच्चे किसी न किसी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में अफेक्टेड हैं। पेरेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत मज़े का है और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी होप मिले, मोटिवेशंस मिले, आइडियाज़ मिलें और थोड़ा सा आपकी लिविंग पैटर्न बेहतर हो सके। पेरेंट्स, आज के दिन मैंने बच्चों को, अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स को पिकनिक दी थी और इन सब को मैंने पिकनिक दी थी और हम लोग गए थे टर्टल बीच। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम लोगों ने पिकनिक की तो क्यों की, क्या वजह थी और इसकी क्या पॉजिटिव आउटकम्स हमें मिलते हैं और हमें स्टाफ के साथ और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का या फिर क्लिनिक का या फिर स्पेशल सेटिंग के स्कूल का क्या माहौल होना चाहिए, क्योंकि जो हम एब्जॉर्ब करेंगे वही हम बच्चों को दे पाएंगे। पेरेंट्स, सबसे बढ़ के ये मेरी एक बात है कि आप अपने रिहैब के माहौल को इस कदर पॉजिटिव, एनर्जेटिक और फील फ्री रखें कि आप ये ना सोचें कि अगर मैं सीईओ हूँ तो मैं बॉस वाली नेचर के साथ अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ रहूँ। ऐसा ना रखें। रिहैब की मेरी फील्ड है तो हमें इस फील्ड में, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस फील्ड में इंतहाई पॉजिटिव और एनर्जेटिक होकर, फेस में स्माइल रखकर हमें अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं तो वो भी बच्चों में अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ही ट्रांसफ़र करें। अगर हम उनके साथ बैड बिहेवियर करेंगे या फिर उनके साथ हम डिसरिस्पेक्ट शो करेंगे तो वही फिर हमारे बच्चों को भी कन्वर्ट होगी। पेरेंट्स, आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें अपना आप कैसा रखना चाहिए एज अ थेरेपिस्ट या बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर। हमें अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी किस तरीके से रखनी चाहिए। पेरेंट्स, हम लोगों को, और मैं प्रोफेशनल से भी इस वक्त मुखातिब हूँ और पेरेंट्स का मैं इसलिए बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा कोई थेरेपिस्ट और कोई टीचर हो सकता है अपने बच्चों के लिए। देखिए, हमें बच्चों पे काम करना होता है और हमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करना होता है। आपका बच्चा एक डिसेबिलिटी के साथ एक सिंगल होता है आपके पास, लेकिन जब हम रिहैब में जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज़ के साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हमें लुक आफ्टर करना होता है, जिनकी हमें केयर करनी होती है और जिनको हमें स्किल्स को लर्न कराना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को एनर्जेटिक रखें, पॉजिटिव रखें, खुश रखें, रिलैक्स रखें। पेरेंट्स, एक वक्त आता है कि हम लोग भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हमें भी अपने माइंड को रिफ़्रेश करना है। ऐसी बहुत सी मदर्स मेरे पास आती हैं और मुझे बताती हैं कि हमारे बच्चे, जैसे ही हमारा बच्चा डायग्नोज़ हुआ किसी भी डिसऑर्डर के साथ, तो हमने दुनिया छोड़ दी, हमने हंसना बोलना छोड़ दिया, हमने तैयार होना छोड़ दिया, हमने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिए, हमने घूमना छोड़ दिया और हम इस बच्चे पे ही अपना पूरा फोकस और अटेंशन दिए हुए हैं। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बच्चों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बच्चों को अपने ऊपर हावी किया होता है। लेकिन वो वाले जो पेरेंट्स होते हैं, जो मिडिल लाइन में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को ना इग्नोर करते हैं, ना ही अपने ऊपर तारी करते हैं, उनको नॉर्मली ट्रीट करते हैं, तो उनके बच्चे प्रॉस्पेरिटी की तरफ आते हैं। पेरेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 16 ईयर्स इस फील्ड में है और मैंने जो भी चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ या मैं सीखती हूँ वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी तमाम मदर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं मेरे लिए और बहुत लवेबल हैं, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखें। सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक करें, नट्स लें, फ्रूट्स लें, वेजीज़ लें, अपनी डाइट का, अपनी आपका ख्याल रखें, क्योंकि आपका बच्चा चैलेंजिंग है। तो
तो जब आपका बच्चा चैलेंजिंग है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानती हूँ जो सुबह से लेकर शाम तक थेरेपी सेंटर्स में अपने बच्चों को लेके जाते रहते हैं, लेकिन वो खुद नेगेटिव होते हैं या डिसअपॉइंट होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं, तो उनके बच्चों में उस तरीके से आउटकम्स नहीं आ रहे होते। जबकि जो पेरेंट्स पॉजिटिवली एनर्जेटिक होके अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उनके बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। मैं यहाँ पे एक और आपको एक टेक्निक देती चलूँ कि जो हमारे ऑटिज़म के साथ, ADHD के साथ और IDD के साथ बच्चे डायग्नोस हैं, उनको आप मंथ में एक बार, वंस इन अ मंथ आप सी साइड में ज़रूर लेके जाइए। इटसेल्फ ये एक थेरेपी का काम करेगा और बच्चा रिलैक्स होगा, एनर्जी बर्न होगी उसकी, और जो हमारे पानी की लहरें आती हैं उनसे हमारे ब्रेन में एक सुकून मिलता है और बच्चों की सेंसरी नीड भी बहुत अच्छी फुलफ़िल होती है। जिन बच्चों को सेंसरी का इशू है उनके पेरेंट्स से मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ बच्चों को सी साइड लेके जाया करें। पेरेंट्स, मैं अपनी वीडियो में एक ये भी बात कहती हूँ कि हम अपने डेली रूटीन में हमारे साथ बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, और कभी कभी बच्चे भी हमें इतना ज़्यादा अपने साथ थका देते हैं कि हमें अपने लिए भी टाइम थोड़ा सा निकालना चाहिए और हमें ज़िंदगी की तरफ आना चाहिए, सुबह देखनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह नहीं देखते हैं और सो रहे होते हैं और अपने बच्चों को भी सुला रहे होते हैं। स्क्रीन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने दी हुई होती है और कुछ पेरेंट्स लंच में बहुत ज़्यादा मीठा दे रहे होते हैं। तो आप देखिए, ये एक चैलेंज है कुदरत की तरफ से आपको मिला है। अब इसको आप हंसी खुशी फेस करें या फिर आप इसको रो धो के और टेंशन में लेके करें, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल सही नहीं हो सकते कि ये बिल्कुल ही सही हो जाएं। इनमें बेहतरी ज़रूर आ सकती है। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मेरे पास एक सेरेब्रल पाल्सी की बच्ची आती है और वो थेरेपी से इस कदर डरती थी, फिजियोथेरेपी से इस कदर डरती थी कि जब वो थेरेपी आती थी थेरेपी लेने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती थी, बहुत परेशान हो रही होती थी। स्टफ टॉय से वो डर रही होती थी और टच करने से वो डर रही होती थी, बहुत रो रही होती थी और अपनी बॉडी को मज़ीद वो स्पास्टिक कर लेती थी। तो क्या हुआ पेरेंट्स के, मैंने उससे एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज़ कराना शुरू करी जिससे उसका डर निकला और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट आ चुकी है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे नॉन वर्बल मेरे पास आते हैं क्लिनिक में और वो बोलने लग जाते हैं, और मैंने अपनी तमाम यूट्यूब चैनल में अपनी तमाम अचीवमेंट वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ कि आप लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि इन बच्चों को हमने ऐसे नहीं छोड़ना है, इन बच्चों में हमने मुस्तकिल काम करना है और इम्प्रूवमेंट इन पे ज़रूर आती है, लाजमी आती है। एक बच्ची का मेरे पास ये केस आया था कि वो कहीं पे भी जाती थी उसको स्टूल फील होने लग जाता था, यूरिनेशन फील होने लग जाती थी और उसको लाजमी वॉशरूम जाना होता था। बहुत सारे पेरेंट्स मेरी इस चीज़ को समझेंगे कि जिन लोगों को गट हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो भी डिप्रेशन की वजह से, तो उनका ये इशू होता है कि वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनको यूरिनेशन या फिर स्टूल पास करने की ज़रूरत पेश आ रही होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये केस भी बहुत हद तक कामयाबी के साथ रिज़ॉल्व कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो एक बच्ची आती थी तो उसका ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो घंटों घंटों अगर कहीं पे भी इवेंट में जाती है या फिर कहीं पे भी वो पिकनिक पे जा रही है या शादी में जा रही है तो उसका ये जो एक टेंशन वाला जो प्रॉब्लम था कि उसको टेंशन से वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ॉल्व हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही एक बच्ची मेरे पास थी जिसको पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब शावर लेने से डर लग रहा होता था, तो उस बच्ची का ये डर भी निकल गया है। आपने कुछ भी इन बच्चों को नहीं देना, बुक्स में नहीं लिखा हुआ होता कि इन बच्चों को किस तरीके से डील किया जाए। मैं सिर्फ प्यार और मोहब्बत पे बिलीव रखती हूँ और बिलीव करती हूँ। आप इन बच्चों को मैक्सिमम प्यार दें, मैक्सिमम तवज्जो दें। ये बच्चे खुद सही होते हैं, इनका डर और खौफ निकलता है। देखिए, अगर आप अपने स्टाफ मेंबर्स को खुशी देंगे, उनको रिलैक्स रखेंगे, उनके खाने पीने का, उनके पहनने ओढ़ने का हर तरीके से उनका ख्याल रखेंगे, तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो हमारे स्पेशल नीड्स
के बच्चों में ट्रांसफ़र होंगी। तो मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर का माहौल इस कदर पॉजिटिव एनर्जेटिक बनाइए कि आप जो इन बच्चों को देंगे वही ये बच्चे फिर दूसरे बच्चों को ट्रांसफ़र करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक मेरे पास केस आया था ऑटिज़म का, जिस बच्ची को सेंसरी इशू था और वो ड्रेस ऑफ कर देती थी और एज उसकी 14 ईयर्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी गई तो उनकी मदर को उनको घर में लॉक करके रखना पड़ता था कि उनकी बेपर्दगी ना हो बच्ची की। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी गई तो उनका ये मसला रिज़ॉल्व हो गया और वो अब बच्ची फुल कपड़े पहनने लग गई है। मैं आपसे इस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो मैंने ख़ुद सॉल्व किए हुए हैं और जो अचीवमेंट्स हैं। इसी तरीके से जब प्यूबर्टी पीरियड में जो बॉयज़ को इश्यूज़ आ रहे होते हैं, इस तरीके के मेरे पास भी केसेस आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हुए। इन बच्चों को आपने मैक्सिमम फ़िज़िकली भी और मेंटली भी आपने इनको थकाना है। जब इनकी एनर्जी बर्न होगी तो ये आपको कम तंग करेंगे। और सारे पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लंच में घर में बच्चों को फ़िज़ी ड्रिंक्स, लैक्टोज़ फ्रक्टोज़ शुगर, हर तरह की शुगर, चाहे वो जूसेस में हो, चॉकलेट्स में हो या फिर फूड कलर्स में हो, एसेंस में हो, केक्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपने बच्चों को प्लीज़ नहीं देनी है, वरना उनका आप डिसऑर्डर मज़ीद बढ़ा रहे हैं, उनकी हाइपरिज़म मज़ीद बढ़ा रहे हैं। बाकी पेरेंट्स मैं आपको एक और बताते चलूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी उनकी रिज़ल्ट्स पता चलते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनका अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है। अगर आप स्पीच थेरेपी के लिए 20 या 25 साल के बाद एक सेरेब्रल पाल्सी का केस लेकर आते हैं, उसको स्पीच करवाते हैं, तो उसके तो जॉस उस वक्त तक लॉक हो चुके होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि बहुत देर में उनका रिज़ल्ट आता है और कोई फ़ायदा नहीं कि आप इतना बच्ची का टाइम वेस्ट करा के फिर लेकर आएँ। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बच्चों को मैक्सिमम कम से कम एज में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इनरोल करवाया करें ताकि बच्चों के ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हों। अच्छा पेरेंट्स, मैं आप लोगों से एक केस और डिस्कस करना चाहती हूँ। जिन बच्चों को बोलने में इशू आ रहा होता है, जो मेरे कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चे, एक तो ऑटिज़म में स्पीच थेरेपी का एक अलग उनसर है कि उनको फिज़िकली प्रॉब्लम नहीं होती, साइकोलॉजिकल इशू होता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो कॉकलियर इम्प्लांट के हैं जिनको स्पीच में प्रॉब्लम है। कॉकलियर इम्प्लांट में क्या होता है कि हमने डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू बच्चे को हम थेरेपी दे रहे होते हैं, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चों के कॉन्फिडेंस बहुत शेकी हुआ होता है, क्योंकि एक वक्त होता है कि वो सुन नहीं पा रहे होते और फिर एक वक्त होता है कि उनका कॉकलियर इम्प्लांट के बाद उनकी हेयरिंग बहुत अच्छी हो रही होती है, बेहतर हो रही होती है, तो उसमें वो कनेक्ट करने में, उनके ब्रेन के साथ कनेक्ट करने में, कोऑर्डिनेशन के साथ प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मैं ये कहूँगी कि कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चों को भी पेरेंट्स को मैं ये उम्मीद दिलाती हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बोलने लग जाते हैं, लेकिन उनकी आपने स्पीच के साथ साथ मेमोरी पे भी काम करना है और उनको सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस देना है, प्यार देना है, अहमियत देनी है। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें और बच्चा जब आपके पास आता है उसके ड्रेस को नोटिस करें, उसको नोटिस करें, उसके लंच को नोटिस करें, उससे पूछें तुमने क्या पहना है, सुबह क्या खाया था, तुम किसके साथ आए हो। जब हम बच्चों पे इंटरेस्ट शो करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उनके अंदर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स डेवलप होते हैं और उनके अंदर ये स्किल डेवलप होते हैं कि हमने जवाब देना है। आप लोग जो हमारे इकोलैलिक के बच्चे हैं उनके लिए रीडिंग स्किल्स इतना काम नहीं देती हैं, क्योंकि वो इकोलैलिक होते हैं, रोबोटिक स्पीच हो जाती है उनकी रीडिंग से। तो रीडिंग से बेहतर है कि आप उनको क्वेश्चन आंसर करवाइए और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। पेरेंट्स, मेरे पास एक केस ये भी आया था कि एक बच्चा था 11-12 ईयर्स का था, तो वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया था कि वो घर से निकल के लोगों को मार रहा होता था। लेकिन क्लिनिक में वो अल्हम्दुलिल्लाह आया बच्चा, तो उसके बिहेवियर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग गए और कुछ उसके प्राइवेट और पर्सनल इश्यूज़ थे, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, वो इश्यूज़ भी उसके रिज़ॉल्व हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि 1 वीक में क्या थेरेपीज़ इतना ज़्यादा अफेक्ट करती होंगी? नहीं, आपके बिहेवियर्स, आपकी टोन,
आपकी लम्स, आपकी तमाम पॉजिटिव एनर्जीज़ जो कि आप बच्चे में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये उम्मीद दिलाती हूँ कि बच्चे तमाम डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी के अच्छे हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि ये मेडिसिन खिला दें और आपका बच्चा ऑटिज़म से बाहर निकल आएगा, ये वाला दूध पिला दें तो बच्चा ऑटिज़म से बाहर निकल आएगा, अगर आप ये वाली वैक्सीनेशन करवा देते हैं तो बच्चे की डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, अगर आप ये वाला टोटका कर लेते हैं तो आपका बच्चा बोलने लग जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें मिथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिससे पूरी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ख़त्म हो सके। बेहतर हो सकती है। और मेडिसिन आप किन बच्चों को दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, जो सेल्फ इंज्यूरस बिहेवियर है, जिनका सेल्फ हिटिंग सेल्फ बाइटिंग इशू है उनको आप मेडिसिन में डाल सकते हैं। या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हैं उनको आप मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन हर बच्चे को आप मेडिसिन नहीं दीजिए। पेरेंट्स, इससे पहले मेरा 14 अगस्त का भी आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, और अभी ये पिकनिक की भी मैं कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस बात में कभी कभी मैं डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। आप लोगों से मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सोशल सर्किल में ज़रूर चैनल का लिंक शेयर किया करें, ताकि मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़े और लोगों तक मेरा मैसेज जा सके। 18 अगस्त को मेरी बर्थडे थी और 17 अगस्त को मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को पिकनिक पे लेके गई थी, और मुझे इनको वैसे भी पिकनिक पे लेके जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें 17 अगस्त को मैं पिकनिक पे इनको ले जाऊं। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं। आप दूसरों के लिए फैज़याब बने, फैज़ आपसे होके गुज़रेगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों में मोहब्बत बखेरें, नेकियां करते रहें और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें। और अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरा असर करती है, तो उससे निकलने के लिए आप नमाज वज़ू से हेल्प ले सकते हैं। और आप इन बच्चों के साथ टाइम गुजारिए। इन बच्चों के साथ आपको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। इन बच्चों की मुस्कुराहट, इनकी स्माइल, इनका होना हमारे लिए डिप्रेशन से निजात का ज़रिया बन सकता है। पेरेंट्स, इन बच्चों को प्लीज़ बर्डन नहीं समझिए। मैं प्रोफेशनल्स को भी कहूँगी, पेरेंट्स को भी कहूँगी, ये बच्चे भी अल्लाह ताला की क्रिएशन का एक शेड है, और ये बच्चे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम इन पे गुस्सा करेंगे, इनको मारेंगे, तो यही वही चीज़ हमें रिपीट करके देंगे। और अगर हम इनको प्यार करेंगे तो ये बच्चे हमें प्यार देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार बहुत ज़्यादा अगर हम उनको देते हैं तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें एक्सप्रेशन लेस होना चाहिए, यानी कि ना आप उन पे गुस्सा करें, ना आप उनको अप्रिशिएट करें, तो वो आपके साथ सही रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एप्रिसिएशन की नीड होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन की नीड होती है। तो आप जब अपना सेशन परफॉर्म किया करें तो आप गुड जॉब, ग्रेट जॉब, मेरा बच्चा, मेरी जान, गुड़िया, गुड्डा, शहज़ादा, शहज़ादी, इस टाइप के वर्ड्स बोला करें, ताकि बच्चों को मोहब्बत फ़ील हो। और आप ये सोचना छोड़ दें कि ये बच्चे स्पेशल हैं तो इनको कोई अकल नहीं है। इनको हमसे ज़्यादा सेंसेस होते हैं, हमसे ज़्यादा अकल होती है। पिकनिक देने का मेरा एक ये भी मोटिव था कि मैं इन बच्चों को ये भी बताना चाहती थी कि बेटा, आप लोग जिस तरह से खुश हुए हैं, इसी तरीके से हमने उन बच्चों को भी खुश करना है। आपका ब्रेन जिस तरीके से रिफ़्रेश हुआ है, उन बच्चों को भी हमने इसी तरीके से रिफ़्रेश करना है। हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको हमने मोहब्बत देनी है, उनमें खुशियाँ बिखेरनी है, ताकि वो हमारे बच्चों में अच्छे आउटकम्स जनरेट कर सकें। पेरेंट्स, इंशाल्लाह ताला अब बहुत जल्दी मैं अपने छोटे बच्चों को भी पिकनिक दूँगी, उनको भी पिकनिक पे लेके जाऊँगी, और मैं वहाँ पे आपको आइडियाज़ दूँगी कि जब आप बच्चों को पिकनिक पे लेके जाएं तो किस तरीके से उनको एक्सपोजर आप दे सकते हैं।
पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेरे माइंड में होती हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे ये तमाम एक्सपीरियंसेस हैं कि जो बच्चे चल नहीं सकते थे वो चलने लग गए हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते थे वो सुनने लगे हैं, जो बच्चे लिख नहीं सकते थे वो लिखने लगे हैं, जो बच्चे बैठते नहीं थे उनकी बहुत ज़्यादा हाइपरिज्म थी, उनकी हाइपरिज्म बिल्कुल स्लो हो चुकी है, मिनिमाइज़ हो चुकी है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये हमारा एक मैं आप लोगों को एक होप दे रही हूँ कि आप लोग एक होप रखें कि बच्चे बिल्कुल सही हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, लेकिन इनकी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर अपनी ही जगह पे रहता है। अगर बच्चा प्रोफाउंड है, सीवियर है, तो वो माइल्ड में ज़रूर आ सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म उसका नहीं हो सकता। समंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे, आसमान बहुत प्यारा लगता है, चाँद बहुत प्यारा लगता है और कराची वालों की ये ब्लेसिंग है कि हमें अल्लाह पाक ने इस नेमत से भी नवाज़ा है कि हम लोग को जब दिल चाहता है हम लोग सी साइड में चले जाते हैं और हमें बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने पिकनिक एंजॉय करी, खाना एंजॉय किया, नाश्ता एंजॉय किया, रिफ़्रेशमेंट एंजॉय करी। वहाँ पे हम लोगों ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी करी जिनसे हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते थे। पेरेंट्स, अगर आप लोग की सराउंडिंग में कोई भी ऐसी फैमिली है जिनका आपको लगता है कि बच्चे किसी न किसी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। और मैं सबको वार्म वेलकम करती हूँ कि अगर कोई भी अपने बच्चे को लेकर आना चाहता है अपने चेकअप के लिए तो वो मुझे मेरे पास ज़रूर लेकर आए। और हमारा जो क्लिनिक है वो पाकिस्तान में कराची शहर में है। अगर आप लोगों को मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना शेयर करती हूँ मेरे चैनल में, तमाम मेरी प्रोफाइल है, मेरा इंट्रोडक्शन है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से भी आप क्लिनिक के बारे में और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसानियाँ बाँटिए, खुश रहिए, खुश रखिए, हेल्दी रहिए, फ़िट रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिकनिक बहुत अच्छी गई थी, सेफ़ली हम लोग गए और सेफ़ली हम लोग आए और तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।